दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे कक्षा 9वीं के यानी कि क्लास 9 के आपके ओरिजिनल पेपर का बात करो या कुछ इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्नों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है। अगर आपको उत्पादन करना है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके क्या जरूरी है। जैसे मान लो कि आप एक धान की खेती करना चाहते हो, आप धान को उत्पादन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी। तो सबसे पहला जो आवश्यकता होगा वो भूमि का होगा, यानी कि जमीन का। आपके पास जमीन होगा तब ना आप किसी भी चीज को उत्पादन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अस्थायी पूंजी का बात करते हो, जैसे अगर मान लो आपने एक घर बना दिया, तो ये अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। आपने क्या किया, आप खेती कर रहे हो, तो वो किस पे होगा, उसमें बार बार आपको पैसा लगाना होगा। तो जिसपे आपको एक बार पैसा लगाना होगा और उससे आपको बार बार पैसा मिलेगा, वो आपका अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर जिसमें आपको एक बार, जितना बार आपको उससे लाभ लेना है, आपको उतना बार अगर पैसा लगाना होगा, तो आपका कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शंस क्या है, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी पूंजी के अंतर्गत जो है ना आपका, अगर बात किया जाए अस्थायी पूंजी के अंतर्गत, तो जो भौतिक पूंजी होता है वो अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्या है आपका कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है। तो देखो, जिसमें कृषि से जुड़ा होगा वो कृषि क्रियाएं होंगी और बाकी सभी क्या होगा, गैर कृषि क्रियाएं होंगी। तो परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, तो ये सभी क्या है आपका गैर कृषि क्रिया है और ये सभी जो है पालमपुर में हो रही थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, मीटर, नाली, मुट्ठी या हेक्टेयर। तो देखिए, भूमि मापने का जो आपका मानक इकाई है, भूमि को हम लोग हेक्टेयर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, औद्योगिक संसाधन है कि पूंजीगत संसाधन है। तो भूमि जो है आपका वो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला कि भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ। और कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। भिविया प्रश्न है आपका कि भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ था। तो 1960 में। क्या कब हुआ था, 1960 में। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर अधिक जोर दिया गया था। जब हरित क्रांति हुआ उस समय किस फसल के उत्पादन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा, उस समय गेहूं और चावल के उत्पादन में ज्यादा जोर दिया गया हरित क्रांति के समय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है औजार, भवन, मशीन उदाहरण है मानव पूंजी का, अस्थायी पूंजी का, अस्थायी पूंजी का या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी के सभी जो है ना आपके वो एक अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है, क्योंकि भवन एक बार बनाया जाता है। आप एक बार पैसा लगा के आप औजार खरीदोगे और एक ही बार कोई मशीन खरीदने में आपको पैसे लगते हैं, तो ये अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है, डेयरी, विनिर्माण, खेती या परिवहन। तो पालमपुर गांव में जो वहां की सबसे मुख्य क्रिया थी वो क्या थी, खेती। लोग जो है खेती ही करना ज्यादा पसंद करते थे। अगला प्रश्न क्या आपका कि पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पालमपुर गांव में टोटल 450 परिवार रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है कि पालमपुर में उच्च जाति के कितने परिवार रहते थे। जो उच्च जाति के लोग हैं उनके परिवारों की संख्या बात किया जा रहा है, तो वहां पे 80 परिवार रहते थे, याद रखिएगा। पालमपुर में निकटतम कस्बा कौन सा था। तो वहां का जो निकट में रहने वाला बाजार था वो क्या था, सहरपुर। क्या था, सहरपुर। तो आपका क्या होगा, 12 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका कि रायगंज पालमपुर से कितना किलोमीटर दूर था। ये जो रायगंज है वो पालमपुर से कितना दूर है, आपका ये प्रश्न है। तथा क्या 3 किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है कि पालमपुर में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट था। तो वहां पे जो अनुसूचित जाति था, यानी कि जो आपका एससी था, उनके पूरे गांव की संख्या का कितना परसेंट था ये पूछा गया है। तो 1/3 हिस्सा था। कितना थे, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय थे। तो पालमपुर गांव में टोटल प्राथमिक विद्यालय कितने थे, आपके 2। पालमपुर में कितने हाई स्कूल थे। तो वहां पे जो हाई स्कूल था वो केवल एक था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। इसमें से कौन एक अस्थायी पूंजी है। अस्थायी पूंजी का बात किया तो मुद्रा, कच्चा माल, यंत्र और क्या आपका उपरोक्त सभी।
तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यंत्र, यानी कि कोई जो मशीन होता है वो अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य नहीं है? पूछा कि कौन सा एक गैर कृषि कार्य नहीं है, तो जो डायरी होता जो आपका यहाँ पे पूछा गैर कृषि कार्य नहीं है, देखिए फसल उगाना ये आपका एक कृषि कार्य है, लेकिन दुकानदारी, परिवहन और डेयरी जो होता है आपका ये कृषि कार्य नहीं है, तो ऑप्शन गैर कृषि कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 18 का क्या हो जाएगा? बीज होगा, सही होगा। आगे बात करते हैं 19 नंबर का प्रश्न क्या है? उत्पादन के संगठन की दूसरी आवश्यकता क्या है? तो पहला हम लोगों ने देखा था कि उत्पादन के लिए भूमि चाहिए, तो दूसरा में आपका क्या होगा? तो दूसरा में चाहिए श्रम। आपके पास अगर काम करने वाले लोग मौजूद हैं तो आप भूमि होने के बाद आप उत्पादन कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? श्रम। तो उत्पादन का दूसरा आवश्यकता क्या है? श्रम। आप मुझे कौन बताओ कि उत्पादन के लिए तीसरी आवश्यकता क्या है? चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि छोटे किसान किसे कहते हैं? जो खेत में रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे परिवार जो अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, ऐसे परिवारों को जो है ना हम लोग छोटे किसान का दर्जा देते हैं। पालमपुर का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ के लोग जो है ना कृषि कार्य करते थे, तो यही इनका मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। उत्पादन का उद्देश्य क्या है? हम लोग उत्पादन क्यों करते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। तो वस्तुएं उपलब्ध कराना है, सेवाएं उपलब्ध कराना है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, और उपरोक्त सभी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन का अर्थ क्या होना चाहिए? कि हम ऐसी वस्तुओं का और सेवा का उत्पादन करें जो हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। अब जो आवश्यक ही नहीं है उसका उत्पादन हमें नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला कि पालमपुर में कितना प्रतिशत लोग कृषि काम करता था? तो जो पालमपुर के लोग हैं वो कितने प्रतिशत लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए थे? टोटल 75% लोग जो थे वो कृषि कार्य में आपके लगे थे। पालमपुर में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते थे? गेहूं और चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, या गेहूं और चावल? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बरसात के मौसम में ये ज्वार और बाजरा उगाने का काम करते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो जब हम लोग आधुनिक कृषि का बात करते हैं तो इस दौरान जो है ना हम लोग किस प्रकार के बीजों का उपयोग करते हैं, यही आपका प्रश्न है। तो इस समय हम लोग HY क्या होगा? HY बीजों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि क्या कहलाती है? और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अगर एक साल में एक ही भूमि पर हम लोग एक से ज्यादा फसल उगाएंगे तो इसे हम लोग कौन सा फसल बुद्धि बोलते हैं? तो इसे बहुविध फसल प्रणाली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? सही होगा। पालमपुर गांव में कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो यहाँ पे रबी फसल, खरीफ फसल, रबी और खरीफ फसल, और इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रबी और खरीफ फसल दोनों ही उगाया जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। कृषि के दो आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन दो राज्यों में किया गया था? तो जब कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और उसमें आधुनिक तरीके का, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का प्रयोग जब हुआ, तो उसका सबसे पहले भारत के किन दो राज्यों में प्रयोग हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये हरियाणा और पंजाब में सबसे पहले शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। पालमपुर गांव में यातायात का क्या साधन है? वहां पर यातायात के लिए क्या क्या चीजें थी? यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ट्रक का, बैलगाड़ी का या भैंस बग्गी का इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिएगा पालमपुर में ना ये तीनों चीजें थी, ट्रक भी था, बैलगाड़ी था, भैंस बग्गी था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। पालमपुर में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते थे? कृषि में, गैर कृषि कार्य में, उपरोक्त दोनों में से इनमें से किसी ने? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो लोग जो थे ना वो कृषि कार्य के लिए और गैर कृषि कार्य दोनों के लिए जो है अपना बचत करने का काम करते थे। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? जो खरीफ फसल होता है वो किस मौसम में होता है? तो देखिए खरीफ फसल जो होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, और रबी फसल जो होगा कब होगा? सर्दी के महीने में, याद रख लीजिएगा। उत्पादन की कितनी इकाइयां होती हैं? एक उत्पादन करने के लिए कितनी इकाई होती है? तो याद रखिएगा उत्पादन करने के लिए टोटल 5 इकाई होता है। कितना इकाई होता है? 5 गो इकाई आपका होता है। अगला है कि रबी फसल की अवधि क्या है? रबी फसल का अवधि क्या है कि रबी फसल कब से कब तक बोया जाता है या कब से कब तक काटा जाता है? तो याद रखिएगा रबी फसल जो है आपका वो नवंबर महीने में बोया जाता है और अप्रैल महीने में जो इसे काट लिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही होगा। अगला क्या है कि छोटे कृषकों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जो छोटे जो कृषक होते हैं ना
वो क्या करते हैं कि जो भी धनी कृषक होते हैं या तो फिर आपके जो जमींदार होते हैं ना, उनसे वो क्या करता है कि अपना ऋण ले लेता है। यानी कि जमींदार व उनकी अपनी जो बचतें होती हैं ना, उनसे वो क्या करते हैं, ऋण लेने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 34 का बीज होगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है आपका, अगला प्रश्न क्या है आपका, तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को पहले ठीक से ध्यान से पढ़ते हैं ना, कि छोटे कृषकों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या है, वो ऋण के लिए क्या काम करते थे। तो ऋण के लिए जो उनके गांव में जो धनी कृषक होते थे या जो जमींदार हुआ करते थे, उनके पास जाकर वो ऋण लेने का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं ना, ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे, कितने ऐसे परिवार थे जिनके पास आपका भूमि नहीं था। तो 36 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 150 ऐसे परिवार थे जो भूमिहीन थे। मानव पूंजी का दूसरा नाम क्या है, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, उद्यम या इनमें से कोई नहीं। तो मानव पूंजी का दूसरा नाम क्या है आपका, उद्यम। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। गेहूं, जौ, चना आदि किस प्रकार की फसल है। जो गेहूं का बात करते हैं, जौ का बात करते हैं, चना का बात करते हैं, तो ये किस प्रकार का फसल, ये आपका प्रश्न है। तो ये सारे के सारे जो है ना, वो रबी फसल है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। कच्चा माल क्या कहलाता है। ऑप्शंस क्या है, मानव पूंजी, अस्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कच्चा माल होता है ना, ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप एक बार कच्चे माल से क्या करते हो कि कोई भी एक वस्तु बना लिए और फिर से अगर आपको वही वस्तु बनाना होगा तो फिर से आपको कच्चा माल के लिए पैसे लगाने होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। HIV का क्या अर्थ होता है, HIV का क्या अर्थ होता है। तो 40 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। मदर क्या है, मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। ये जो एक डेयरी फॉर्म है जिसका नाम है मदर डेयरी, ये कहाँ की एक महत्वपूर्ण जो है सरकारी संस्था है। तो जो मदर डेयरी है ना, ये आपका दिल्ली का, कहाँ का बात कर रहे हैं, दिल्ली का एक सहकारी जो है आपका संस्था है। पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है। पालमपुर गांव में जो श्रम है उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है। तो जो छोटे और जो भूमिहीन किसान होते हैं ना, ये लोग क्या करते थे, दूसरे के खेतों में जाके काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो था वो दुग्ध उत्पादन से था, याद रख लीजिएगा। और आपका लाल क्रांति से मछली, मांस, अंडा के उत्पादन से था। और जो आपका कृषि के लिए जो था वो हरित क्रांति था, जिसमें गेहूं और चना का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। सविता को ऋण किनसे मिला है। जो सविता जो था इस पूरे चैप्टर में, उसको ऋण कहाँ से मिला। तो वो जो ना डाला से ऋण लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 44 का जो है आपका ए जो होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है कि काशीराम क्या करीम ने कौन सा केंद्र पालमपुर में खोला था। जो करीम नाम का जो व्यक्ति था वो पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला था, ये आपका प्रश्न है। तो उसने जो किया था पालमपुर में कंप्यूटर का केंद्र खोला था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे थे। जो पालमपुर गांव है यहाँ पे कितने परसेंट लोग जो है वो गैर कृषि कार्य में लगा था, ये आपका प्रश्न है। तो जो 25% लोग हैं वो गैर कृषि कार्य में और 75% जो लोग हैं आपका वो कृषि कार्य में लगे थे। अगला क्या है, पालमपुर के छोटे किसान खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लाते थे। तो गांव के साहूकार से, व्यापारियों से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी क्या होगा, दोनों से, यानी कि गांव के साहूकार और व्यापारी दोनों से जो है पूंजी लाने का काम करते थे। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि पालमपुर गांव में किसान एक वर्ष में कितनी फसल पैदा करते थे। एक वर्ष में कितनी फसल पैदा करते थे। तो याद रखिएगा 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। कितना, एक वर्ष में जो है 3 फसल उगाने का काम करते थे। पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था, प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन या निजी औषधालय। तो 49 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन बात किया जाए प्राथमिक विद्यालय भी था, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था और निजी औषधालय भी था, लेकिन रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे नहीं था। आधुनिक कृषि विधि क्या है, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना, HIB, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना, 6 माह में 3 फसल उगाना, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। HIB, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग कर अधिक मात्रा में जो है उत्पादन करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि 2001 में
ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2001 का बात किया जाए तो यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विलास और सकल किस गांव में रहते थे? तो जो विलास और सकल है ना, ये सोनपुर में रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिकता पाई जाती है? तो यहाँ पे जो लोगों के पास जो बेरोजगारी है ना, उसका नाम है शिक्षा। तो यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, शिक्षित। श्रमिकों का गांव से बाहर शहर की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? तो जब लोग क्या करेंगे कि गांव छोड़कर शहर जाएंगे या शहर छोड़कर गांव आएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवास। जब लोग अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं, रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रवास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। मानव पूंजी किसका घोतक है? मानव पूंजी जो है वो किसका घोतक है, आपका प्रश्न है। तो बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार, निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार, सहज एवं उपलब्ध संसाधन का भंडार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार। तो जो मानव पूंजी होता है ना, वो कई ज़्यादा निपुण होता है और वो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकता है, उसके पास ज्ञान होता है। किसके निवेश से देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है? तो हम लोग क्या निवेश करेंगे कि ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, उत्पादन होगा, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा, हम लोग जो है ना, भूमि पर, भौतिक पूंजी पर और मानव पूंजी पर सब पे निवेश कर सकते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। इनमें से कौन मानव पूंजी के निर्माण में प्रशिक्षण की भूमिका को इंगित करता है? तो देखिए, आपने जो आपका चैप्टर 2 है आपके इकोनॉमिक्स का, मानव पूंजी वाला, तो उसमें देखिए, उसमें 4 व्यक्ति का नाम था, सकल, गीता, विलास और महेश। तो इनमें से कौन जो था वो मानव पूंजी में सबसे ज़्यादा निपुण था और वो प्रशिक्षण को इंगित करता था कि मानव पूंजी से विकास हो सकता है? तो 7 कैसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है सकल। सकल जो था वो क्या किया था, मानव पूंजी पे ज़्यादा फोकस किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक मौसमी बेरोजगारी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित किए हुए है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है कृषि कार्य में, प्राथमिक क्षेत्र में अपने आप को व्यस्त किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? अगर किसी भी जनसंख्या को ज़्यादा बेहतर बनाना है तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा स्वस्थ रहना होगा, उनको काम करने का, उनको कौशल निर्माण होना चाहिए, वो ज़्यादा शिक्षित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा कि अगर किसी जनसंख्या को ज़्यादा गुणवान बनाना है तो हमें उस जनसंख्या में लोगों को स्वस्थ, है ना, कौशल निर्माण और साक्षरता दर में हमें काम करना होगा। इनमें से कौन सा क्षेत्र क्या है आपका अद्रक्षय बेरोजगारी से पीड़ित है? अद्रक्षय बेरोजगारी से आपका क्या है, पीड़ित है। तो याद रखिएगा कि जो आपका कृषि क्षेत्र है ना, ये आपका अद्रक्षय बेरोजगारी से पीड़ित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा, सही होगा। अगला है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? यानी कि सबसे ज़्यादा अगर श्रम कोई भी क्षेत्र देता है तो कौन सा क्षेत्र देता है, आपका प्रश्न है। तो 12 याद रखिएगा कि जो कृषि क्षेत्र है ना, वो सबसे ज़्यादा श्रम खपा के रखा है, सबसे ज्यादा लोग जो है यहीं से रोजगार ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि किस कार्य को करने के लिए 5 व्यक्ति चाहिए, पर किसी कार्य को करने के लिए 5 व्यक्ति चाहिए, पर इस कार्य को करने में 7 व्यक्ति लगे हुए हैं, यह कौन सी बेरोजगारी है? तो देखिएगा, अगर मान लो कि जहाँ पे कम आदमी में उत्पादन हो सकता है लेकिन ज़्यादा आदमी को उत्पादन में रखा गया है, तो ऐसे बेरोजगारी को ना हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। किस में रखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सही हो जाएगा। इनमें से बूटा चौधरी का क्या व्यवसाय था? जो बूटा चौधरी था ना, वो क्या था, आपका प्रश्न है। तो बूटा चौधरी जो था ना, वो खेतीहर मजदूर था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो अगर मौसमी बेरोजगारी का बात किया जाए तो जब कुछ लोग वर्षा के कुछ महीने में कार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसी को क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे। और मौसमी रोजगार क्या होगा, तो जब महीने के कुछ महीने में, वर्षा के कुछ ही महीने में वो काम पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मौसमी रोजगार बोलते हैं। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर क्या था? ये जो भारत का जो शिशु मृत्यु दर है वो सन 2006 में कितना था? तो 75% था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है, राष्ट्र आय क्या है? तो राष्ट्र आय क्या है, तो राष्ट्र आय का अगर बात किया जाए ना, तो सिंपल सा बात इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो किसी एक देश में क्या है आपका कि
किसी एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जोड़ जो होगा वो राष्ट्र आय कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से मछुआरा कौन था। तो मछुआरा का बात किया गया है ना, तो याद रखिएगा कि महेश, बिलास और शीला सब जो थे मछुआरा थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, क्या होगा, महेश और बिलास जो था वो मछुआरा था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, डी जो होगा सही होगा। इनमें से कौन गठिया का रोगी था, इनमें से कौन जो था वो गठिया का रोगी था। तो याद रखिएगा कि जो बिलास था ना वो गठिया बीमारी से ग्रसित था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या 19 का सी जो होगा सही होगा। अगला, इनमें से कौन सकल के परिवार से नहीं था। इनमें से कौन जो था वो सकल के परिवार में से नहीं था। तो याद रखिएगा कि जो बूटा था ना वो नहीं था, लेकिन श्याम, शीला, महेश ये सब सकल के परिवार के लोग थे। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो देखिए साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही होगा। 1991 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी। जब 1991 का बात किया जा रहा है तो उस समय जो भारत की साक्षरता दर थी वो केवल क्या था आपका 18% था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में अधिकतर कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी का है वो क्या आपका यहाँ पे शिक्षित लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही होगा, क्या होगा, शिक्षा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो अगर भारत में जो बेरोजगारी है अगर वो सबसे ज़्यादा है तो उसका क्या कारण है, अशिक्षा, अस्वास्थ्य और गरीबी और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों कारण है, इसीलिए जो है भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है। एक शेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे करने वाले लोगों की संख्या, देखिए यहाँ पे करने वाले लोगों की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा कि मरने वाला, यहाँ पे करने का जगह आपको क्या लिखना होगा, मरने। तो देखिए क्या है आपका कि अगर एक विशेष अवधि यानी कि मान लो कि एक साल में 1000 व्यक्ति जन्म लिया तो उसमें से कितने व्यक्ति जो है मर गए, तो मरने वाले जो जनसंख्या वो क्या कहलाता है आपका जो आपका मृत्यु दर कहलाएगा। और अगर एक साल में जितना आदमी जन्म लिया और उसमें से जितने बच्चे मर गए उसको क्या बोलेंगे, शिशु मृत्यु दर। और एक साल में जितने लोग जिंदा है उसको क्या बोलेंगे, जन्म दर। याद रख लीजिएगा। इनमें से कौन एक शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए बूटा चौधरी, श्याम, सकल और जीतू का बात किया जा रहा है। तो इनमें से जो शिक्षित बेरोजगारी के बारे में बताया था क्या कौन बताया था, तो श्याम बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना किया गया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना नवोदय विद्यालयों की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा सही हो जाएगा। वर्ष 2014 में भारत की जीवन प्रतिशतता बढ़कर कितना हो गया था। तो देखिए जो आपका आंसर क्या होगा, 68.3 वर्ष, यानी कि जो है 2014 में भारत के जो लोग हैं ना वो 68 साल 3 महीने तक जिंदा रह सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। 1991 में शिशु मृत्यु दर कितना था, शिशु मृत्यु दर कितना था ये आपका प्रश्न है। तो 29 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 147, यानी कि 1000 बच्चों में से 147 बच्चा जो था वो मर जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया था। तो याद रखिएगा 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 34। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 34। अगला प्रश्न क्या आपका कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कदम उठाया गया है। तो दोपहर का भोजन, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर और उपरोक्त में से सभी। तो 31 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो स्कूल में बच्चों की उपस्थिति यानी कि उनके हाजिरी को बढ़ाने के लिए सरकार ने दोपहर का भोजन चलाया, सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया और स्कूल लोटो शिविर चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति यानी कि सबसे कम, अगर प्रति व्यक्ति है यानी कि एक व्यक्ति अगर सबसे कम कमा रहा है तो वो किस राज्य का है, तो याद रखिएगा बिहार का। कहाँ होगा, बिहार का। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। महिलाओं के निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होने के क्या कारण है। वे भावुक होते हैं, वे भारी काम नहीं कर सकते हैं, वे सुनसान या रात में काम नहीं कर सकते और उपरोक्त में सभी। तो देखिए अगर महिलाओं को कम पैसा मिल रहा है तो उसके ये तीनों जो है गुण हैं। वे भाई बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, वे भारी काम नहीं कर सकते और वो सुनसान समय में जो है काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में मृत्यु दर घटकर कितना पर आ गया था? तो याद रखिएगा 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कितना होगा? 6.4% में जो है घटकर आ गया था। भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी के क्या कारण माने जाते हैं? तो माँ एवं बच्चों का टीकाकरण, नियमित जांच, माँ एवं बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। भारत में अभी माँ और बच्चों का टीकाकरण होता है, नियमित रूप से जांच हो रहा है और पोषण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, आहार जो उपलब्ध कराया जा रहा है, इसीलिए जो शिशु मृत्यु दर कम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा सही होगा। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी सारे जो है ना वो जो है परिसंपत्ति नहीं है, चाहे अशिक्षित और जो है आपका अस्वस्थ का बात कर लो, अनपढ़ और बेकार का बात कर लो, जो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या यही क्या है? जनसंख्या की परिसंपत्ति। और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। एक देश की श्रम बाल जनसंख्या क्या है? यानी कि कितने वर्ष के जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं। देखिए श्रम बाल जनसंख्या जो है ना वो 15 साल से ऊपर का है, यानी कि 14 साल से नीचे वाला काम नहीं कर सकता। 15 साल से लेकर 59 साल के जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी जो होगा सही हो जाएगा। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको याद रख लीजिएगा। आपका क्या है, बिलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? अगर बिलास की कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो हमसे हमें सीख क्या मिला कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन पर निवेश कर विकसित राष्ट्र के रूप में आया है? ये आपका प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन का बहुत अभाव है, लेकिन लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, लोगों को प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसके कारण ये देश जो है ना विकसित राष्ट्र में, विकसित देशों के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कौन सा देश है? याद रखिएगा जापान। कौन सा देश है आपका? जापान। भारत में आजादी के समय 1947 में साक्षरता दर कितना % था? जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत का जो है साक्षरता दर कितना था, ये आपका प्रश्न है। तो उस समय जो था वो 18% था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए 2011 के अनुसार जो है ना 74% था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011 के अनुसार केरल की कुछ जिलों में साक्षरता दर कितना था? तो देखिए अगर केरल जो है ना सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है, तो यहाँ पे जो साक्षरता दर था वो कितना था आपका? 92%, 94%। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए जो होगा सही होगा। वर्ष 2011 में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 2011 में अगर बिहार का बात किया जाए तो साक्षरता दर कितना है? 62%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके निवेश से होता है। किसके निवेश से होता है? देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि किसके निवेश से होता है? अगर आपको क्या करना है कि देश में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है तो हम किस पे निवेश करेंगे? भूमि में, भौतिक पूंजी में, मानव पूंजी में, उपरोक्त में, सभी में। देखिए 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे अगर कुछ और होता ना तो आप मानव पूंजी मार देते, सही हो जाता, लेकिन अगर उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी मारना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए किस में निवेश किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? शिक्षा में, प्रशिक्षण में और चिकित्सा में, उपरोक्त सभी में। तो 45 का क्या होगा? डी। अगर जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलना है तो उसमें उनको शिक्षित बनाइए, उनको प्रशिक्षित करें और उनका चिकित्सा भी करें, उनको स्वास्थ्य बनाइए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब कुछ लोग वर्ष के कुछ महीने में कार्य नहीं कर पाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ष के कुछ महीने में कार्य नहीं कर पाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते आगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम से क्या लिखा है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु है? तो अगर भाई बात किया जाए ना कि हम लोग जब बात करते हैं ना कि शिशु मृत्यु दर में क्या होता है कि 1 साल में जो बच्चा जन्म लिया, जैसे 1000 बच्चा जन्म लिया तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो है वो कितने बच्चे जो है वो मर गए हैं? तो यही सवाल है कि ये तो मरने वाली जो बात है उसकी आयु क्या है, यही प्रश्न पूछा गया है कि आप जो बात कर रहे हो शिशु मृत्यु दर का, तो किस वर्ष से कम का जो बच्चा है जो मर जाता है जिसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं, यही आपका प्रश्न है। तो जो आपका 1 वर्ष से जो कम बच्चा है, जैसे 1000 बच्चा जो जन्म लिया उसमें से
1 साल से कम आयु का कितना बच्चा है जो मर गया उसको शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? तो 381 मेडिकल कॉलेज है अभी वर्तमान में, ये आपके बुक के हिसाब से। इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप एक बार गूगल जरूर कर लेना। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्या है, भारत में डेंटल कॉलेज का संख्या कितना? दांत के डॉक्टर का कॉलेज कितना? आपका ये प्रश्न है, तो 50 का आंसर याद रखिएगा 301। ठीक है। अगला क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में 18 वर्ष से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में कितना प्रतिशत तक का वृद्धि आया था? ये आपका प्रश्न है, तो याद रखिएगा 25.2% तक का वृद्धि आया था। वर्ष 1950 से 51 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो 52 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 750। कितना था महाविद्यालय? 750। वर्ष 2017 से 18 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? देखिए आपका पूछा है कि 1950 से 51 के बीच में 750 महाविद्यालय था। आप पूछ रहा है कि 2017 से लेकर 18 के बीच में कितना महाविद्यालय है, आपका यही प्रश्न है। तो 53 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। कितना होगा आपका जो है आपका 41,012। ठीक है, 41,012 यानी कि 41,012 आपका आंसर हो जाएगा। और 2015 से लेकर 16 में वर्ष 2015 से 16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के कितने लाख से अधिक गांवों में फैली है? ये जो सिंपल सी बात है, पूछ रहा है कि 2015 से लेकर 2016 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्कूल खोले गए हैं, यही आपके प्रश्न है। तो देखिए 54 का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 8.41 लाख। ठीक है, 8.41 लाख। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए जो है आपके खर्च किए गए या व्यय किए गए, आपका प्रश्न है। तो 55 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 151 करोड़ रुपया जो है आपका खर्च किया गया था। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटते हैं? तो आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? तो बाजारी क्रिया, गैर बाजारी क्रिया, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 56 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आर्थिक क्रियाओं को दो तरीके से बांटते हैं, एक तो बाजारी क्रिया और दूसरा क्या होता है आपका गैर बाजारी क्रिया। इनमें से प्राथमिक क्रिया कौन सी है? देखिए प्राथमिक क्रिया का बात कर रहा है तो सीधा सीधा आप लोग क्या करेंगे, गन्ना का उत्पादन कर लेंगे, यही आपका प्राथमिक क्रिया होगा। बल्कि चीनी बनाना या द्वितीय क्रिया में आएगा, पनीर बनाना द्वितीय क्रिया में आएगा, और गुड़ बनाना भी जो है आपका वो द्वितीय क्रिया के ही अंतर्गत आता है, यह बात याद रख लीजिएगा। अगला क्या है, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र की क्रिया है? देखिए गन्ना का जो है उपजाना, फसल उपजाना और गुड़ बनाना, तो गुड़ बनाना जो है आपका वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है, वर्ष 1950 से 51 में विश्वविद्यालयों की संख्या 30 से बढ़कर 2016 से 17 में कितना हो गया? देखो 1950 से 51 के बीच में केवल 30 गो विश्वविद्यालय था, है ना, लेकिन 2016 से 17 के बीच में कितना हो गया, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए 59 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कितना होगा, 795 हो गया है। अगला प्रश्न क्या है आपका, इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? इनमें से कौन जो है आपका एक आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी कि जिससे आपको पैसा मिलेगा। तो क्या माँ द्वारा भोजन बनाना, अगर आपकी माँ भोजन बना रही है आपके घर में तो क्या उनको पैसा मिलता है? तो आप बोलोगे नहीं। गाँव में लोगों द्वारा खेतों की सफाई करना, एक किसान द्वारा कृषि कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आर्थिक क्रिया का बात किया जा रहा है ना, तो 60 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक किसान द्वारा कृषि कार्य करना, यही क्या होगा आपका एक आर्थिक क्रिया, लेकिन बाकी सारे जो है आपके आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रियाकलाप है? तो ड्राइवर द्वारा कार चलाना, कुम्हार द्वारा घड़ा बनाना, है ना, शिक्षक द्वारा स्कूल में कक्षाओं का संचालन करना, दुर्गा पूजा है तो लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करना। देखिए गैर कृषि क्रियाकलाप का बात किया है, तो देखिए आपका ये जो है ना आपका सबसे देखो प्रश्न पे आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पूछा कि गैर कृषि क्रियाकलाप के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ पे होता ना कि इनमें से कौन गैर कृषि क्रियाकलाप नहीं है, ये आपका आंसर क्वेश्चन होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, दुर्गा पूजा है तो लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करना, ये गैर कृषि कार्य में नहीं, गैर कृषि कार्य में क्या है उसको किसी कार्य में हम लोग नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी सब जो है ना आपका वो क्या आपका गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आता है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बात करता है अगला प्रश्न क्या आपका, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि और पशुपालन जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ना आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखिए
प्राथमिक जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए जो होगा आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आपके क्लास 9 का जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सही से देख लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।